कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, चाहे आप पॉइंट मास बोलें, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलें, चाहे पार्टिकल बोलें, सब एक ही बात है। अब एक सिचुएशन देखिए कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन एक स्टोन को पार कर रही है या फिर किसी एक पर्सन को पार कर रही है, तो आप ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते भाई, ट्रेन तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस पत्थर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इस पर्सन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। पर्सन को लाइन ऑब्जेक्ट मानना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए पॉइंट भी चल जाएगा। तो ये हो गया अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम की स्ट्रिंग के सामने बॉब जो है बहुत छोटा होता है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। स्प्रिंग के सामने अपना ये जो मास इस पे अटैच्ड है वो बहुत छोटा होता है, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, स्प्रिंग को नहीं मान सकते पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन साइज, जैसे ये यहां से दबेगा और ऐसे ऐसे चलेगा, तो काफी दूरी ये तय करेगा अपने साइज के मुकाबले, तो उस हिसाब से इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना आसान है। यहां पे भी अपने साइज के हिसाब से वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, यहां पे खुद नहीं ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसके रेफरेंस में ट्रेन जो है काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही। ट्रेन का जब सबसे पीछे वाला पार्ट, भाई पहले क्या होगा, ट्रेन यहां रही होगी, सबसे आगे वाला पार्ट यहां है, और ऐसे चलते 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 पूरी लेंथ ऑफ ट्रेन जब इसको पार कर जाएगी तभी तो मानेंगे कि ट्रेन हैज क्रॉस्ड द पर्सन। तो उस सिचुएशन में जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो इस पॉइंट के मुकाबले काफी लंबी है, इसलिए उसे पॉइंट मास मान लिया। ये सब बहुत आसान है आपके लिए इमेजिन करना, और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास हम पूरी मैकेनिक्स में यूज करते ही रहेंगे। अब जैसे अगर रूम में कोई मॉस्किटो उड़ रहा है तो वो भी मॉस्किटो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अब जो सन के चारों ओर अर्थ का जो पाथ है, सन तो काफी बड़ा है, लेकिन उस पाथ में अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ भी बहुत छोटी हो जाती है उस पाथ के सामने। हालांकि अर्थ का रेडियस कितना है बता सकते हैं बच्चों? व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, बट इतना ज्यादा रेडियस भी इस पूरे रास्ते के सामने बहुत कम है, इसलिए हम लोग इवन अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि ये जो पाथ है ये किस शेप में होता है? सर्कुलर होता है क्या सर? एलिप्टिकल। हाँ, वेरी गुड, एलिप्टिकल। किसने कहा था कि इलिप्टिकल है? ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा था? गैलीलियो। नहीं, यहाँ चलिए ये भी है, गैलीलियो ने भी कहा था, ये बात सही है, लेकिन एक जन ने 3 लॉ दिए थे। उसका पहला लॉ यही था कि प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है वो एलिप्टिकल पाथ में होता है, वो थे केपलर। आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको केपलर्स के प्लैनेटरी लॉ जानने को मिलेंगे। तो केपलर का पहला लॉ यही है कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में चलते हैं। खैर, हमने सीखा पॉइंट मास। मोशन एंड रेस्ट कोई नई बात नहीं है। आप बोलेंगे सर जो चीज चल रहा है वो मोशन में है, जो चीज रुका हुआ है वो रेस्ट में है, यही हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं। जैसे ट्रक रनिंग ऑन द रोड, वर्ड रनिंग ही बोल रहा है कि भाई ये जो केस है ये मोशन वाला है। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टेबल पे बुक पड़ी हुई है, तो ये भाई रेस्ट वाला केस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको आता है। मैन सिटिंग ऑन अ बोट सेलिंग ऑन अ रिवर, यहां पे 2 बातें। अगर बोट से पूछा जाए, मान लीजिए बोट बोल पाती कि भाई मैन क्या कर रहा है, तो बोट कहती कि भाई मैन मेरे ऊपर बैठा हुआ चिल मार रहा है। लेकिन अगर रिवर से पूछा जाता तो रिवर कहती कि भाई मैन जो है यात्रा कर रहा है, वो पानी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखा जाए तो एक जगह से
दूसरी जगह जा रहा है, या तो पार कर रहा होगा या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा. सो द मैन इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. मैन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बोट. तो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आ जाती है कि यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बोट है. बोट इज द फ्रेम. हम लोग देख रहे हैं कि बोट और मैन दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए वो लोग रुके हुए हैं. और यहां पर मैन जो है चल रहा है रिवर के हिसाब से. मतलब रिवर पे अगर कोई पॉइंट मार्क कर लिया जाए रिवर के बैंक में, तो उस बैंक के पॉइंट को वो पार करते हुए निकल जाएगा. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए, है ना, पॉइंट ऑन द बैंक. तो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया कि एक ही आदमी है, वो या तो चल रहा है और या तो रुका हुआ है, डिपेंडिंग कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. अब फिर आ जाता है 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन. वन डायमेंशनल मोशन मतलब कि केवल x डायरेक्शन में चेंज हो, या केवल y डायरेक्शन में चेंज हो, या केवल z डायरेक्शन में चेंज हो. तो x और y वाला समझ लेते हैं हम लोग. मान लीजिए कि कार चल रही है रोड पे, या ट्रक चल रहा है रोड पे, तो वो वन डायमेंशन मोशन है. अगर बॉल ऊपर से बिल्डिंग से गिराई गई, नीचे तक पहुंची, तो वो भी वन डायमेंशन मोशन है. यहाँ पे y एक्सिस में काम हो रहा है. कार जब चल रही थी तो x एक्सिस में काम हो रहा था, ठीक है ना. तो कार मूविंग ऑन रोड, ये हो गया वन डायमेंशन का. फिर 2 डायमेंशन का क्या हो गया? जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इंसेक्ट क्रॉलिंग. क्योंकि बच्चों इंसेक्ट कभी ऐसा नहीं होता कि इंसेक्ट हमेशा सीधा चलता है. ऐसे चलता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, कभी कभी उल्टा भी जाने लगता है, वापस जाने लगता है. तो इसलिए इंसेक्ट का जो मोशन होगा वो जमीन पे होगा. ये उड़ने वाला इंसेक्ट नहीं है, मान लो. तो जमीन पे अगर क्रॉल कर रहा है, चींटी है, या और कौन सा होता है, लेडी बग है मान लो, ये सारे जो हैं रेंग रहे हैं अगर जमीन में, तो ये क्या है? इंसेक्ट क्रॉलिंग. आई थिंक लेडी बग उड़ लेता है शायद, पता नहीं है मुझे. अच्छा, अब 3D मोशन में क्या आ जाता है? मॉस्किटो. अब मॉस्किटो क्या है भाई? ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है. तो वो 3D में चल रहा है. या काइट अगर उड़ रही है आपके आसमान में, तो वो भी 3D का एग्जांपल हो गया. एरोप्लेन अगर उड़ रहा है, वो भी 3D का एग्जांपल हो गया. इनफैक्ट कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगर हमेशा एक ही लाइन में चल रही तो 1D है, और नहीं तो अगर कार अगर आपकी टर्न ले ली तो फिर वो 2D हो गया, है ना. तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई. काफी प्लेन चीज है ये, तो आप पहले से भी जानते होंगे. अच्छा सर, मतलब एक ही प्लेन में अगर एक बॉडी एक बार फॉरवर्ड जाए और फिर एक बार बैकवर्ड आए, तो क्या वो 1D होगा कि 2D होगा? सही सवाल है आपका. जैसे अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो वो उसी लाइन में चल रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ही चल रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस में ही चल रहा है. इसका एक एग्जांपल है एसएचएम में, जब स्प्रिंग से, मान लो यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, जैसे जो मैंने डायग्राम बनाया था, स्प्रिंग से यहाँ पर अटैच्ड है अपनी बॉडी, और हमने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो वो ऐसे 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 चलता रहेगा. तो आगे जाके पीछे जा रहा है, तो वो हमेशा चल तो एक्स एक्सिस में ही रहा है. तो अगर कोई बॉडी आगे जाके पीछे आ रही, फिर आगे जा रही, फिर पीछे जा रही है, तो वो एक ही एक्सिस में चल रही है, चाहे एक्स पे चले, चाहे वाई पे चले, चाहे जेड पे चले, तब भी उसे 1D मोशन ही किया जाए, कहा जाए. ये ऐसे 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 चलना 1D है, लेकिन ऐसे चलना फिर ऐसे चल लेना ये 2D है, और ऐसे चलना फिर ऐसे चल लेना ये 3D है. ठीक है ना. फिर तीनों को कवर कर लिया आपने. या अगर अब कोई चीज बोले कि नहीं नहीं सर हम एक ही बार में चल ले रहे हैं, तो ऐसे, तो ये अगर आप हमेशा फिर इसी लाइन में चल रहे हैं तो फिर 1D हो गया. लेकिन ऐसे चल के फिर मुड़ गए, जैसे हवाई जहाज चल रहा है, जैसे मधुमक्खी उड़ रही है, तो वो 3D हो गया, है ना. बड़ा फाइन लाइन है. डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फिर 1D से बाहर आ जाएंगे.
अब सवाल आ जाता है कि भाई पेंडुलम का मोशन क्या होता है। तो देखो, अगर पेंडुलम बहुत बड़े ऑसिलेशन ले रहा है, ऐसे मतलब यहां से बिल्कुल तो क्या है, ये सर्कल टाइप में चल रहा है, सर्कल के आर्क में चल रहा है ये, तो फिर ये 2 डायमेंशनल हो गया। लेकिन अगर पेंडुलम अपनी जगह इतने में कर रहा है, इसी जरा से छोटे छोटे ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसको आप वैसे ही मान सकते हैं जैसे स्प्रिंग कर रही थी, स्प्रिंग से बंधा हुआ ब्लॉक कर रहा था। तो फिर ये छोटे ऑसिलेशंस में ये 1D हो गया, लेकिन बड़े ऑसिलेशंस में 2D हो गया। तो जब हम लोग SHM पढ़ेंगे तो हम लोग इसे 1D ही मानेंगे, छोटे ऑसिलेशंस, ठीक है, 1D, डी बड़ा। अच्छा, इस डायमेंशन को आप अपने डायमेंशनल एनालिसिस से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि यहां पे डायमेंशन तीनों ही लेंथ की ही बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। लेकिन वहां पे जो डायमेंशन है मास, लेंथ और टाइम, तीनों अलग अलग चीजें है ना। तो वो 3D और ये 3D अलग है। आई थिंक आप समझ भी पा रहे होंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, है ना। अब u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो इसका यूनिट भी लिखेंगे, ये भी, इसका भी यूनिट लिखेंगे, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब हम लोग क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस भी सीख चुके हैं, तो LT-1 आप जाहिर है M0 भी कर सकते हैं, यहाँ पे M0 LT-1, और यहाँ पे LT-2, यहाँ पे केवल T, और यहाँ पे केवल L। M यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा कि kg है तो बड़ा M कर दें, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ बहुत आसान सवाल अब करेंगे, और मजा आएगा आपको करके। A particle moves straight with constant acceleration, मतलब स्ट्रेट लाइन में अपना पार्टिकल चल रहा है। It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second। मतलब इस चेंज के लिए उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इतना टाइम लिया। आपसे पूछा गया है कि आप टाइम बताइए, टाइम सेकंड में आना चाहिए। अच्छा, तो अब देखिए आपको क्या लग रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, v और u दोनों दिया हुआ है तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, v और u दोनों दिया हुआ तो ये वाली इक्वेशन भी लगेगी। बस यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें नहीं मालूम है, एक्सेलरेशन भी नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम है, और इन्हीं दोनों का यूज करके आप लोग कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैं बताता हूं, जैसा स्कूल में बच्चे करते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया, ऐसे कर दिया, 10 इज इक्वल टू 80। अब रुक गए यहां पे, अब तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां पर आप रखिए 20 स्क्वायर, और u स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर प्लस 2a, लेकिन इस बार आपको 135 पता है। 400 में से 100 गया 300, और 2 5 10 कैरी 1, 13 26 27, 278, ऐसा कुछ। ये हो गया। a आ गया आपका 30/27 है तो ये 10/9 ऐसा आ गया। इस a को यहां रख दीजिए, 10 इज इक्वल टू 10/9 t, तो t इज इक्वल टू 10 कट जाएगा 9 सेकेंड। तो स्कूल स्टूडेंट्स अप्रोच ये रहेगी कि आप एक्सेलरेशन निकाल लिए और इसमें डाल दिया आपने, और ज्यादा कोचिंग अप्रोच में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन की तो जरूरत पड़ेगी, बट उसमें आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल
आप ये कर सकते थे कि सीधे आप ये जानते होते कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो अब एक्सेलरेशन आप ये चीज जानते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको 10 दिख रहा है भाई, 20 माइनस 10 10 डिवाइडेड बाई टी। ए इज इक्वल टू 10/t। आपने केवल इन्हीं दोनों को देख के समझ लिया, ठीक है। ये कोचिंग अप्रोच है, बच्चा काफी तेज है। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/t। आपने इन दोनों को देख के ही समझ लिया। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 100 300, और 2 इंटू, होशियार बच्चा, 10/t इंटू 135। ठीक है। तो अब जो बच्चा कोचिंग में पढ़ाई कर चुका है वो ये नहीं करेगा कि इसे मतलब 2 से काटने लगे, फिर 135 से काटने लगे, ये सब नहीं। उसे दिख रहा है 2 जीरो यहाँ पे है, और 2 और 135 आपस में मल्टीप्लाई करके एक और जीरो पैदा करेंगे, ठीक है। तो वो अपना 10/t यहां रखेगा, और 2 इंटू 135 क्या करेगा, 270। अब ये काटा, ये काटा, ये काटा, t इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 9 सेकेंड। तो जो थोड़ा सा प्रैक्टिस्ड बच्चा होगा, जो काफी सवाल लगा चुका है, वो ये अप्रोच अपनाएगा कि a इज इक्वल टू 10/t, इतना लिखेगा, आंसर निकाल लेगा। तो जैसे भी करें आंसर 9 सेकेंड ही है। A particle moves rectilinearly, मतलब स्ट्रेट लाइन में, with constant acceleration and initial velocity 10 meter per second. After some times, its velocity becomes 30 meter per second. Find out velocity of the particle at midpoint of the path. तो देखो पूरा रास्ता अगर हम लोग बना लें यहां से लेके यहां तक, तो कहीं मिड पॉइंट होगा। ये जो डिस्टेंस है इसको आप x मान लीजिए, ये भी डिस्टेंस जो होगी वो x होगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगी। अब इनिशियली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, अंतिम फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। बीच में एक इंटरमीडियरी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, वो आप v मीटर पर सेकेंड करते हैं। बहुत आपका मन करेगा कि यार 10 30 तो बीच में 20 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो लीनियर है, लेकिन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस लीनियर नहीं है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s है कि नहीं। चलिए खैर ये ज्यादा हाई फाई बात हो गई, वो और बड़े हो जाएंगे आप, तब समझ में आएगा आपको। यही चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप बड़े होंगे, चिंता मत करिए। खैर अब यहां पर आप इस यात्रा में लगा लीजिए क्या, देखो यार इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है, ठीक है। तो टाइम की कहीं चर्चा नहीं की गई है, तो आप इस इक्वेशन को लगाइए, टाइम वाले को जरूरत ही नहीं है। तो इस केवल इतनी यात्रा का ये फाइनल होगा कि नहीं होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और केवल इतनी यात्रा का ये फाइनल होगा, ये इनिशियल हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। समझ में आया ना, इसका फाइनल वेलोसिटी ये है और इसका इनिशियल वेलोसिटी ये, खाली मान लो यहीं से शुरू किया, v से शुरू किया और 30 मीटर पर सेकंड तक गया बस। अब इसमें अच्छी बात ये है कि आप इन दो इक्वेशन को आपस में माइनस कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो v स्क्वायर कट जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे क्योंकि a और x आपको नहीं है मालूम। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फायदा होना चाहिए। चलो ऊपर नीचे लिखते हैं थोड़ा।
v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 2ax, 900 इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि हमें a भी नहीं पता है, x भी नहीं पता है और हमें वो निकालना भी नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ करें कि ये दोनों कट जाए। अगर आप ऐड करोगे तो v स्क्वायर कट जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है, चलो तो v स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 100 माइनस v स्क्वायर, ये दोनों कट गए कि नहीं, 2ax माइनस 2ax ये इधर चला गया, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, 900 में से 1000 है ना, 900 में से 100 जोड़ा 1000, v स्क्वायर इज इक्वल टू 500, v इज इक्वल टू, एक बच्चा बोल रहा सर मेरा अंडर रूट 500 आ रहा है, उसका सही आ रहा है, v इज इक्वल टू 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया गजब, आ गया आंसर अपना। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि डिस्टेंस x कितनी है, तो बच्चों आप बता ही नहीं पाते, क्योंकि यार एक्सेलरेट अगर धीरे धीरे कर रहा होता तो डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती, एक्सेलरेट अगर जल्दी जल्दी कर रहा होता तो डिस्टेंस कम हो जाती। तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो a एंड x आर इंटरवोवन विद ईच अदर, तो ऐसे केस में हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आपसे कोई बोले कि a निकाल के दिखाओ और x निकाल के दिखाओ, तो आप कर ही नहीं पाएंगे जब तक यहाँ पे टाइम ना दिया रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।